हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बता दूं, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में। जी हाँ, इंटरनल ऑडिट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनल ऑडिट सबसे पहले पढ़ना है तो ये पता होना चाहिए इंटरनल ऑडिट होता क्या है। मैंने कहा इंटरनल ऑडिट का काम है इंडिपेंडेंट अश्योरेंस देना। जी हाँ, इंडिपेंडेंट अश्योरेंस देना कि हमारे इंटरनल कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं, हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एकदम बढ़िया है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो गवर्नेंस हैं उनको हम इनहेंस करें एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। मैंने कहा एक बात बताओ, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या स्कोप है एज पर एस एस 610, दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, हमारा काम क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर का काम होता है इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करना। हम इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं जो भी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स होंगी जो हमारी निकलेंगी थ्रू कॉन्टिन्यूस कंट्रोल मैनेजमेंट टूल यानी सीसीएमटी टूल से जो भी निकलेगा ईआरपी सिस्टम के, उसको हम देख के चलेंगे। हमने कहा इंटरनल कंट्रोल ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मैंने कहा फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन की एग्जामिनेशन करना भी एक इंटरनल ऑडिटर का काम है। तो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन भी हम करते चलेंगे। सर एग्जामिन करने का एक एग्जांपल दो। मैंने कहा एग्जामिन करने का एग्जांपल ये है कि हमने ईयर टू ईयर डेविएशन देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी आइटम्स है उसमें ईयर टू ईयर में क्या क्या डेविएशन है। फिर हमने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी देखेंगे, यानी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अब अगला पॉइंट आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। हम रिव्यू करेंगे स्टोर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वीजा वीज द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस है और हमारी प्रैक्टिसेस है उनको हम कंपेयर करेंगे। फिर हमने देखा लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस, क्या हम कंप्लाई कर पा रहे हैं लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ, उसका हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद न्यूली एप्लीकेबल टैक्स रिजीम इसका एक एग्जांपल बन जाता है। फिर हमने देखे दो पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस। रिस्क मैनेजमेंट यानी हम अपना इवेल्युएट करेंगे हमारा रिस्क एक्सपोजर कितना है फॉर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन। एंड गवर्नेंस में हम देखेंगे कि क्या हमारा जो गवर्नेंस प्रोसेस है उससे हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इनको हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एथिक्स एंड वैल्यूज के लिए हम इस चीज को कंसिडर करके देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो फाइनेंशियल देखेंगे और हम इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे। उसके बाद हम फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर हमने कहा लॉज एंड रेगुलेशन देख लेना और साथ साथ हमने रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस को भी देख लिया। मैंने कहा इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल किसको होता है, मैंने कहा सबसे पहले होता है लिस्टेड कंपनीज को, उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को। पब्लिक के केस में आ जाता है 25, 50, 100, 200, यानी जो भी कंपनीज पे 25, 50, 100, 200 की लिमिट लगती है उन पे हम एप्लीकेबल करा देते हैं। 25 डिपॉजिट्स, 50 पेड अप शेयर कैपिटल, 100 हमने देखी बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड टर्नओवर हम लेते हैं 200 करोड़ का। जब आती है प्राइवेट कंपनी की बात तो हम देखते हैं 100 और 200 वाली लिमिट, यानी 100 की हमने बोरिंग देखी और 200 की हमने टर्नओवर देखी। जो भी एक लिमिट को पार कर जाती है उस कंपनी पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। हमने पूछा हु कैन बी एन इंटरनल ऑडिटर। मैंने कहा देखो स्टैट्यूटरी ऑडिटर में हम ये सब करते हैं कि ऐसा स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, वैसा स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, उसकी क्वालिफिकेशन होती है, डिस्क्वालिफिकेशन होती है। इंटरनल ऑडिटर में ये सब झंझट नहीं है। वो इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, हो कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, हो या कोई और प्रोफेशनल हो, भले ही प्रैक्टिस में हो या ना हो, एंड मे और मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, यानी एक कंपनी का एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। सर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ इंटरनल ऑडिटर की। मैंने कहा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले यही है कि वो इंटरनल कंट्रोल को अच्छे से मेंटेन करके चले और साथ साथ इंश्योर करे कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है अकाउंटिंग स्टाफ से, मतलब अकाउंटिंग स्टाफ से वो इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट वो कैसे रहेगा, जब वो अपने आप को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो सबसे पहले कहा इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करके चले, इंडिपेंडेंटली काम करे। इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो इंडिपेंडेंट स्टेटस भी बना रहेगा। इंडिपेंडेंट स्टेटस बना रहेगा, ये कब बना रहेगा, जब वो काम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में, बट याद रहे वो मैनेजमेंट के साथ क्लोजली काम करेगा ताकि उसकी जो नॉलेज है वो अप टू डेट रहे। एंड जो भी उसको फैक्ट्स एंड सिचुएशंस मिलते हैं, जो भी वो फैक्ट्स एंड सिचुएशंस को ऑब्जर्व करता है वो अथॉरिटीज के नोटिस पे लेके आएगा। तो ये हो जाती है कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फिर आती है बात स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। मैंने कहा स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट याद करने के लिए एक ही निमोनिक आईसीसी रहुआ, आई यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। हम देखेंगे हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स कैसे हैं, कितने इफेक्टिव है, कितने एफिशिएंट है। फिर हम कुछ रिस्क को देखेंगे कि कैसे ये अपनी रिस्क को रिड्यूस करते हैं। रिस्क के मतलब वही जो हम ऐसे 315 में पढ़ते हैं, यानी इंटरनल की जो इनहेरेंट रिस्क है, हमारी कंट्रोल रिस्क है, जो डिटेक्शन रिस्क है, इनको हम कंसीडर करते हैं। कंट्रोल्स इस तरह से होने चाहिए कि एकदम कॉस्ट इफेक्टिव हो, वो इसका मतलब उनको हमें फंक्शंस के अंदर ही इनबिल्ट कर देना चाहिए। और साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए क्योंकि हम इंटरनल कंट्रोल को देखने जा रहे हैं तो इंटरनल कंट्रोल्स की कुछ डेफिशिएंसीज भी होती है। इन डेफिशिएंसी और लिमिटेशंस को हम बोलते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट होता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, कॉल्यूजन हो सकता है, अब्यूज हो सकता है बाय द प्रोसेस ओनर। फिर आए हम कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स पे। मैंने कहा कस्टोडियनशिप और सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स में हमें सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो जो एसेट्स है उनको हमने वेरीफाई करना है, क्या जो एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, एंड जो एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हमने फुली अकाउंट कर लिया है। तो हम ये चीज देखेंगे, प्लस हम देखेंगे कि क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, प्लस हम कंट्रोल सिस्टम देखेंगे रिगार्डिंग द इंटेंजिबल एसेट, दैट इज द प्रोसीजर्स विच आर रिलेटेड टू क्रेडिट कंट्रोल। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फिर आती है बात
आईसीसी यानी तो तीसरा सी यानी कंप्लायंस विद पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस, इसमें जो भी हमें वीकनेस मिलेगी उसको हम पॉइंट आउट करके चलेंगे एंड जो भी रेमेडियल एक्शन होगा उसको सजेस्ट कर देंगे। फिर आती है बात रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगी, सिंपल सी बात है इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे। एंड हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन है कि नहीं। रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन यानी जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है सिग्निफिकेंट एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स। फिर आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो आईसीआई का फेवरेट पार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज है वो ग्रुप्ड है फॉर मैनेजरियल कंट्रोल। हमने देखा मैनर इन विच द एक्टिविटीज आर ग्रुप फॉर मैनेजरियल कंट्रोल। फिर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, क्या ये एकदम सिंपल इकोनॉमिकल है, क्या कोई फंक्शन इंजॉय करता है अनड्यू डोमिनेंस ओवर दी अदर्स, हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि कहीं ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल देखा, वो एकदम रीजनेबल होना चाहिए। एंड जहां डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या वो अवॉइड नहीं हो सकती, तो जो प्राइमरी वन है उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। एंड साथ साथ हमने देखा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन एंटरप्राइज, हमने ये चीजें देख ली। उसके बाद हम आए रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन देखने से पहले हमने कहा कोई स्टैंडर्ड्स और नॉर्म एस्टैब्लिश है कि नहीं, तो हमने देखा स्टैंडर्ड्स और नॉर्म एस्टैब्लिश है। फिर हमने देखा वो डिटेल्ड इनफ है टू बी आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं। फिर हमने देखा मेथड, हमने देखा मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स, और जहां हमें स्टैंडर्ड्स में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में वाइड डाइवर्जेंस मिल गई, वहां पे हमने देखा क्या रीजन है दोस्त, क्यों है ये इतनी वाइड डाइवर्जेंस। फिर हमने देखा अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमने कहा गोल्स हमारे क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, क्वांटिफाइबल टर्म्स में होने चाहिए एंड सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे प्लान में, ताकि हम इंप्रूवमेंट्स को ला सके। फिर आई बात इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। मैंने कहा इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर है वो कैसा होना चाहिए, उसको फ्री होना चाहिए फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, उसकी जो माइंड है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसकी जो अपीयरेंस है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए एंड पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी होना चाहिए। एंड जो भी वो काम करे वो एकदम हाईली ऑब्जेक्टिव मैनर में करे, कोई बायस और प्रिजुडाइज नहीं होनी चाहिए। फिर आती है बात क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मैंने कहा इंटरनल ऑडिटर की क्वालिटीज बताओ। मैंने कहा सबसे पहले तो भाई उसको स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो जो मैनेजमेंट के कंट्रोल्स हैं स्पेशली फाइनेंशियल और अकाउंटिंग, इनको इवेल्युएट कर पाए, यानी जो मैनेजमेंट कंट्रोल्स हैं फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग उसको इवेल्युएट कर पाए। उसके लिए उसको लगेगी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। जी हाँ, उसके लिए लगेगी उसको अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, साथ साथ उसको चाहिए अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी और कमर्शियल प्रैक्टिसेस की, उसको चाहिए अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी और कमर्शियल प्रैक्टिसेस की, साथ साथ उसको चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आईपीसीसी की, यानी कॉमर्स लॉज, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, इकोनॉमिक्स, ईडीपी सिस्टम। फिर वो क्या करेगा, एमटीपी सॉल्व करेगा, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। एंड लास्ट में वो एक अश्योरेंस दे देगा कि मैनेजमेंट को कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलता हूं। फिर आती है बात इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की। मैंने कहा ये अमेंडमेंट है, आईसीआई की, तो अच्छे से देख के जाना। इन्होंने सिंपल सी बात बोली कि दो रिपोर्ट बन सकती है, एक तो स्पेसिफिक रिपोर्ट और एक जो पीरियोडिक बेसिस पे रिपोर्ट बनती है। स्पेसिफिक रिपोर्ट यानी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क दिया गया था इंटरनल ऑडिट टीम को कि आपने ये एरिया, ये फंक्शन और इस पार्ट ऑफ द एंटिटी का इंटरनल ऑडिट करना है। तो जो भी आपकी की फाइंडिंग्स होंगे आप वो ऑडिटी को दे दोगे विद द कॉपीज टू लोकल मैनेजमेंट विच वाज एग्रीड इन द प्लानिंग फेज। साथ साथ जो पीरियोडिक बेसिस पे रिपोर्ट्स बनते हैं वो भी आप सबमिट करते हो ऑडिट कमेटी को, तो वो भी आपका इसमें पार्ट बन जाती है। मैंने कहा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। मैंने कहा सबसे पहला एलिमेंट होता है स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच। क्या स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच है। फिर हमने बात की थी स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट के हिसाब से हमने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। एंड जो भी हमारी की ऑब्जर्वेशंस है उसकी हम एग्जीक्यूटिव समरी बना के दे देंगे। एंड ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ हम करेक्टिव एक्शन भी बताएंगे ताकि मैनेजमेंट उसको ले सके। एंड लास्ट में हम अपनी नेचर ऑफ अश्योरेंस बताएंगे कि क्या हमें अश्योरेंस मिली है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी अश्योरेंस मिली है। फिर आती है बात कंटेंट एंड फॉर्म, क्या किस पे डिपेंड करेगा। मैंने कंटेंट एंड फॉर्म मेरा डिपेंड करेगा मेरी प्रोफेशनल जजमेंट पे। एंड जो मैं अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करूंगा वो मैं फाइनल रिपोर्ट से पहले इशू करूंगा, यानी फाइनल रिपोर्ट से पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू होनी चाहिए। यही बात हम मैनेजमेंट ऑडिट में भी पढ़ते हैं, यही बात हम ऑपरेशनल ऑडिट में भी पढ़ते हैं। अब आती है बात फॉलोअप एक्शन की। फॉलोअप मतलब अगर मैंने मैनेजमेंट को कुछ रिकमेंडेशन दिए, सजेशन दिए, तो वो उसको एक्ट करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट एक्ट नहीं करता तो मैं रीजंस असरटेन करके चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सी बात लिखी थी। अब आई थी लास्ट बात, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच में क्या रिलेशन होती है। मैंने कहा सबसे पहले तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज डिपेंडेंट ऑन द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी। वो डिपेंड होता है साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी में। एंड काफी काम जो इंटरनल ऑडिटर करता है वही एक्सटर्नल ऑडिटर को करना पड़ता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप बिटवीन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। ये बात तो पहली हो गई। दूसरा, जो इंटरनल ऑडिटर काम करता है उसका इंपॉर्टेंट बियरिंग होता है इन द वर्क ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर जो है वो फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल का वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इस वजह से एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमने देखा
इट्स अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 38 कि ऑडिट कमेटी और इंटरनल ऑडिटर साथ बैठे और डिसाइड करें अपना एसएफएमपी यानी स्कोप फंक्शन मेथोडोलॉजी एंड पीरियोडिसिटी। वो साथ बैठ के अपना स्कोप फंक्शनिंग मेथोडोलॉजी और पीरियोडिसिटी डिसाइड करें फॉर कंडक्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। एंड लास्ट में हमने पढ़ा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो एग्जामिन करे स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क विच इज कैरिड आउट बाय इंटरनल ऑडिटर। जो इंडिपेंडेंस होगी इंटरनल ऑडिटर की एंड जो उसका स्टेटस होगा वो डिटरमाइन करेगा उसके इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट को। एंड एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएट करता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को ताकि वो डिटरमाइन कर सके अपनी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो ये हो गई रिलेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। फिर हमने बोला कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने कहा दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। मीनिंग सिंपल सी बात है, समझ लोगे आप कि इट रेफर्स टू एन ऑनगोइंग ऑडिट फंक्शन है। जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट फंक्शन, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट है। एग्जामिनेशन क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर एग्जामिन करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक्सटर्नल ऑडिटर एग्जामिन करता है एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपॉइंटमेंट कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है मैनेजमेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स। यूजर कौन है, यूजर भी मैनेजमेंट है, उसके यूजर मेंबर्स हैं। उसके बाद पीरियड की बात करते तो इंटरनल ऑडिट हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, साल भर चलता रहता है। बट जब एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करते हैं तो वो भाई एक साल में एक बार होता है। ओपिनियन की बात करें तो इसका काम है ओपिनियन देना कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं। इसका काम है ओपिनियन देना ऑन ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आई थी बात स्टेटस ऑफ ऑडिटर की। मैंने कहा सबसे पहली बात, जो इंटरनल ऑडिटर है वो मैनेजमेंट का काम करता है तो वो एम्प्लॉई है, और एक्सटर्नल ऑडिटर एम्प्लॉई नहीं है। इसके लिए हमने मेमोरी टेक्निक यूज़ की थी कि यूजर्स ऑफ रिपोर्ट के ओपिनियन में जो एग्जामिनेशन में पास होगा उसी का अपॉइंटमेंट होगा एंड उसके एक पीरियड के लिए रखा जाएगा, एज अ स्टेटस ऑफ ऑडिटर भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने बात की थी। फिर हमने कहा था हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है, एक कंपनी में हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है। एज ए इंटरनल ऑडिटर आपको क्या लगता है क्या फैक्टर है जिस वजह से एम्प्लॉय एट्रिशन रेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है? तो हमने कहा सिंपल सी बात है, जॉब स्ट्रेस होगा, वर्क लाइफ इंबैलेंस होगा। वर्क लाइफ इंबैलेंस क्यों? क्योंकि जो मेरी मैनेजमेंट है उसकी पॉलिसीज रॉन्ग है। पॉलिसीज रॉन्ग क्या, मैं तो हमेशा परेशान रहता हूँ, सीनियर स्टाफ मेरे पीछे पड़ा रहता है। सीनियर स्टाफ मेरे पीछे पड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी सेफ्टी पे भी डर लगता है। तो सबसे पहले मैंने कहा जॉब स्ट्रेस है, वर्क लाइफ इंबैलेंस है। क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज में दिक्कत है। पॉलिसीज में क्या दिक्कत है कि सीनियर स्टाफ मेरे पीछे पड़ा रहता है तो मुझे अपनी सेफ्टी पे भी डर लगता है, और पैसे की भी कमी है, यानी मेरी प्रमोशन भी नहीं होती, ना मेरे को और साथ साथ मेरे को लो मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, और मेरे वेलफेयर का कोई ध्यान नहीं रखता, लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम्स। तो यहाँ तक हमने इंटरनल ऑडिट पढ़ा था, तो इंटरनल ऑडिट का पार्ट यहीं कवर हो जाता है। अब आती है बात एसए 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। एसए 610 में ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सी बात थी, हम या तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करते हैं या इंटरनल ऑडिटर को यूज करते हैं टू प्रोवाइड अस डायरेक्ट असिस्टेंस। बट याद रहे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट ओपिनियन एक्सटर्नल ऑडिटर की ही रहती है। एंड एक्सटर्नल ऑडिटर का काम क्या होता है? हर ऐसे में एक ही काम होता है कि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले। यहाँ पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा कि इंटरनल ऑडिट का जो भी वो काम यूज कर रहा है वो एडिक्वेट है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। अब हमने कहा इसके स्कोप में क्या क्या आता है। मैंने कहा स्कोप में सिंपल सी बात है, ऑडिट एविडेंस इसने ऑब्टेन करना है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, या फिर इंटरनल ऑडिटर को यूज करना है फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस। बट याद रहे साथ में इसको डीएसआर भी करना है, यानी उसको प्रॉपर्ली डायरेक्शन देनी है, सुपरविजन करनी है और उसका रिव्यू भी करना है काम। मैंने कहा सबसे बढ़िया बात है इसका ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ये कहता है कि अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करते हो या डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज करते हो तो आपने सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि क्या आप उसको यूज कर सकते हो कि नहीं, मतलब आपको लॉ रेगुलेशन अलाउ करती है। साथ साथ क्या वहां पे दो चीजें हैं जो हमें देखनी होती थी। हम क्या क्या देखते थे सर? सबसे पहले हम देखते थे डिस्को यानी सबसे पहले हम देखते थे डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है। साथ साथ हम देखते थे क्या इसके पास कॉम्पिटेंस है, एंड आखिरी में हम देखते थे ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं। तो हम ये तीन चीजें देख के चलते थे। फिर अगर मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे उसका काम यूज करना है तो फिर मैं देखता था क्या उसका काम मेरे लिए एडिक्वेट है कि नहीं, वेदर द वर्क इज एडिक्वेट फॉर द ऑडिट पर्पस। एंड जब मैं यूज करता था इंटरनल ऑडिट फंक्शन फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस तो मैं उसके काम को डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करके चलूंगा। फिर मैंने कहा वेदर द वर्क ऑफ कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, तो हम डिस्को देखते थे यानी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल। उसके साथ हम देखते थे कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फिर मैंने कहा मैं उसका काम यूज कर सकता हूं, बट मुझे कितना यूज करना है ये किस पे डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बोल देते हैं कि किस किस एरिया में आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा वही काम जो हम एक आर्टिकल को देते हैं, यानी टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स उन एरियाज जहां पे लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है। साथ साथ जो स्टॉक टेक हो रहा है बड़ी गर्मी में उसके लिए भी आप इंटरनल ऑडिट वालों को भेज दो। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट्स, लिमिटेड जजमेंट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स जब भाई आप चेक कर रहे हो तो ये कर लेना। साथ साथ लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस देखनी, यानी कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसके लिए भी आप उनको कर दो। एंड जो ट्रांजेक्शन ट्रेस करनी है विद इन द इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका काम भी आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को दे सकते हो। लास्ट काम आपने दिया था ऐसे 600 के हिसाब से उन सब्सिडरीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करने का काम जो सिग्निफिकेंट नहीं है कंपोनेंट्स टू द ग्रुप, दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स टू द ग्रुप। फिर अब मुझे देखना था
कि मेरे को देखना है कि क्या उसका काम मेरे लिए एडिक्वेट है कि नहीं। तो मैंने कहा वो बंदा कैसा है, मैंने कहा कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो मुझे देखना है। तो मुझे देखना है कि सबसे पहले क्या उसके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी है। मान लेते उसके पास एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग भी है, प्रोफिशिएंसी भी है, तो क्या जो उसने काम किया किसी ने देखा था, यानी उसका काम सुपरवाइज, रिव्यू और डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं। तो ये दो चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा क्या उसने प्रॉपर ऑडिट एविडेंस ले रखा है, एंड उस ऑडिट एविडेंस पे उसने क्या प्रॉपर कंक्लूजन निकाल रखा है कि नहीं, एंड जो भी उसको एक्सेप्शंस मिली कैसे उसने उसको रिजॉल्व किया। इन 4-5 चीजों को देख के मुझे पता चल जाएगा उसका काम मेरे लिए एडिक्वेट है कि नहीं। बिल्कुल, है ना। एरियाज वेयर इंटरनल ऑडिटर कांट प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, मैंने कहा 4 एरियाज ऐसे हैं। सबसे पहले तो उन एरियाज में जहां पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट है। दूसरा, उन एरियाज में जहां पे हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी जो जजमेंट इन्वॉल्व है दैट इज मोर देन लिमिटेड। फिर हमने कहा मैं रिलेट, वो वर्क जो है वो रिलेट करता है टू इंटरनल ऑडिटर्स दैट हैव बीन इन्वॉल्व, मतलब जो वर्क है विद इट रिलेट्स टू इंटरनल ऑडिटर्स जिसमें वो पहले से इन्वॉल्व है, एंड दैट हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट एंड TCWG। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट था, हम थोड़ा परेशान भी हुए थे, बट कहीं ना कहीं हमने इसको याद कर लिया। एंड फोर्थ पॉइंट था रिलेट टू डिसीजंस व्हिच द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स रिगार्डिंग यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। सर कौन से एरियाज में सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, मैंने कहा ये कुछ 4-5 एरियाज है जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले तो हम असेस कर रहे होते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो उसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट होती है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ साथ हम जब सफिशिएंसी देखते हैं कि जो हमने टेस्ट परफॉर्म करे वो सफिशिएंट है कि नहीं, उसमें भी सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होती है। उसी के साथ जब हम ऐसे 570 में गोइंग कंसर्न को, अजम्पशन को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तब भी सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होती है। एंड आखिरी के 2 पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, यानी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स के लिए भी हमें अगर देखना है कि वो ठीक है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होगी। सर एक बात बताओ, मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है तो क्या मैं उसके लिए उससे पहले मुझे रिटर्न एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा? मैंने कहा 2 रिटर्न एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा। एक तो विद द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी, कि भाई एंटिटी मैं इंटरनल ऑडिटर को यूज कर रहा हूं फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, तो तुम इसके बीच में दखल अंदाजी नहीं करोगे, यू विल नॉट इंटरवीन इन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। साथ साथ इंटरनल ऑडिटर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करूंगा कि जो भी मैं तेरे को बताऊंगा वो तू कॉन्फिडेंशियल रखेगा, एंड साथ साथ ये चीज तू मेरे को बताएगा जब भी तेरे थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी आएगा, जब भी तेरी ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट आएगा तो मेरे को बता देना। एंड याद रहे जब मैंने इंटरनल ऑडिटर को यूज कर लिया फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस तो मैं 5 चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। सर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करूंगा? पहले तो मैंने कैसे इवैल्यूएट किया कि मैं उसके ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट नहीं है एंड वो कॉम्पिटेंट है, पहले तो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। दूसरा, जब मैंने ये इवैल्यूएट कर लिया, मैंने उसका काम लेना है, तो मैंने कितना काम लेना है ये मैंने डिसाइड कैसे किया, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर, इसका बेसिस फॉर डिसीजन में देखूंगा। एंड तीसरा पॉइंट, उसका जिस काम है उसको किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, कितना रिव्यू किया, ये भी मैं देखूंगा। हु रिव्यूड द वर्क, डेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू, ये भी देखूंगा। एंड फोर्थ पॉइंट आ जाता है रिटर्न एग्रीमेंट्स, जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से मैंने रिटर्न एग्रीमेंट किया है, एंटिटी हो चाहे इंटरनल ऑडिटर, वो भी लाऊंगा। एंड 5वां काम जो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया यानी उसके रिटर्न वर्किंग पेपर्स। अब फैक्टर्स जिनको मुझे कंसीडर करना है व्हाइल इवैल्यूएटिंग द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो 4 फैक्टर हो जाते हैं। एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन का उसका स्टेटस है, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि वो बंदा कितना ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, उसका कोई फैमिली रिलेशन तो नहीं है, फैमिली पर्सनल रिलेशन तो नहीं है। तीसरा, उसका डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएशन जिससे मेरा काम रिलेट करता है। एंड आखिरी पॉइंट, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, वो क्वेश्चंस आप एक बार खुद देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे हमारा इंटरनल ऑडिट का पूरा पार्ट ऐसे 610 के साथ मिला के रिवाइज हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। 18 मिनट में हमने पूरा इंटरनल ऑडिट और ऐसे 610 रिवाइज कर लिया। तो यूं ही पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए और जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन करिए। ऑल द बेस्ट।